कोचिंग सेंटर। तो चलिए सारे स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताएं। आप लोग सब ठीक है ना? सब कोई ठीक? तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, है ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट पार्ट 3। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय यूजिंग सेरस डायग्राम, है ना? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाय यूजिंग सेरस डायग्राम, है ना? SARRUS सार्स, है ना? तो इस डायग्राम के तहत कैसे डिटर्मिनेंट निकालेंगे? आप डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं, लेकिन ये मेथड सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए, ये मेथड सिर्फ ऑर्डर 3 के लिए, यहां लिख दिया है 3 ऑर्डर, मतलब 3 क्रॉस 3 की बात कर रहे हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं। हम लोग तो डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं रो और कॉलम को एक्सपेंड कर कर, लेकिन यहां पर कुछ अलग है। ये आपका सिलेबस लेकिन नहीं है, ये टॉपिक आपका सिलेबस नहीं है, लेकिन इसको आपको जानना जरूरी है ताकि कंपटीशन में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए मैं ये भी आज बोल दे रहा हूं कि ये जो टॉपिक होने वाला है, जो हो यहाँ पर जो टॉपिक लिखा हुआ है वो टॉपिक आपका सिलेबस नहीं है, बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए कैसे, मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। ओके, तो कैसे हम लोग इस मेथड के अनुसार निकालेंगे, इस डायग्राम के मेथड के अनुसार निकालेंगे। तो देखिए करना क्या, ठीक है? यहां पर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन इस फॉर्मूला को लिखने से पहले मैं क्या कर रहा हूं उसको समझिए। मैं क्या कर रहा हूं उसको आप समझना है। इस ढांचा को आप उतार लीजिए दोबारा, सिर्फ मॉड वाला को हटा के, मतलब डिटर्मिनेंट के साइन को हटा के। तो देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, उसके बाद आप इस वाले पार्ट को छोड़कर ये दोनों पार्ट, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को रिपीट कीजिए। A11 A21 A31 फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को रिपीट करना है। A12 A22 A32 आपने रिपीट कर दिया फर्स्ट और सेकेंड को, मतलब देखा जाए तो इसका मिरर इमेज इस कॉलम, थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज बनेगा कि नहीं? थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में आपको मिरर इमेज बना लेना है। बना लिए, अब करना क्या है, एरो या डायग्राम देखिए, डायग्राम देता है तो देखिए एक यहां पर रिप्रेजेंट एरो के हिसाब से आप रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, देख रहे हैं ना? यहां से यहां गए, 1 1 से 2 2 2 2 से 3 3 1 2 से 2 3 2 3 से 3 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किधर से चलना है? अब देखिए हम लोग को चलना है इस साइड से, अपोजिट साइड से हम लोग को चलना है। तो देखिए यहां से 1 3 से चलेंगे, 1 3 से चलेंगे 2 2 के पास, और 2 2 से आएंगे 3 1 के पास। कोई दिक्कत? 1 1 से आएंगे इसके पास, यहां से यहां आएंगे, यहां से यहां आएंगे, और यहां से यहां आएंगे। ठीक है ना? ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, A11 से ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब इस तीनों का इस्तेमाल किए, फिर इस तीनों का इस्तेमाल किए। ठीक ना? अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा,
A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस इधर से जब नीचे उतर रहे हैं तो प्लस, जब उधर से नीचे उतरेंगे तो माइनस देंगे। A11 A22 A33 प्लस A12 A23 A31 प्लस A13 A21 A32। दिक्कत, फिर माइनस, उधर से उतरिए, A13 A22 A31 माइनस सेकेंड वाला A11 A23 A32 माइनस फिर अगला A12 A21 और A33। ठीक है, मतलब ऐसे आए, खटक खटक खटक, है ना। फिर इधर से सबसे पहले गए, इधर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उसके बाद माइनस वाले में फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया इस मेथड से, बाय यूजिंग सरस डायग्राम, है ना। A से डबल RUS, सरस बोल सकते हैं, है ना। तो अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इस डायग्राम के तहत अपने ऑर्डर 3 का, सिर्फ ये ऑर्डर 3 के लिए है, तो आप इसको लिख लीजिए। लेकिन ये आपका सिलेबस का नहीं है, बट आप इसको जानिए कि ऐसे भी डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। इसका मेथड का नाम आप देख रहे हैं क्या है ना। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लिए, ओके। चलिए अब बात करते हैं, हम लोग का सिलेबस तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 तक है, हम लोग का सिलेबस ऑर्डर 3 तक है। बट अगर ऑर्डर 4 की बात किया जाए, कंपटीशन में ऑर्डर 4 की भी बात हो सकती है, ऑर्डर 5 की बात भी हो सकती है, बट ऑर्डर 4 की मैं बात करता हूं। जब ऑर्डर 4 की बात हो जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ऑर्डर 4 का, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ऑर्डर 4, है ना, इसकी बात करते हैं, ऑर्डर 4 की बात करते हैं, है ना। कैसे निकलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फॉलो करेंगे। ऑर्डर 4 का कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाए, फॉलो कीजिएगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 16। देखिए गौर से, 4 रो 4 कॉलम हो गया, ऑर्डर 4 का हो गया। कैसे फाइंड आउट किया जाए, तो देखिए इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है, मैं जो आपको सिखाया था किसी एक रो या एक कॉलम के हेल्प से, तो उसी को फॉलो करेंगे हम, ओके। तो चलिए कैसे फॉलो करते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला है, उसको आप फॉलो कीजिएगा। -1 के पावर, पहला हम लोग इसके हेल्प से करेंगे, R1 के हेल्प से। मैंने आपको बताया कि R1 के हेल्प से हम लोग हमेशा करेंगे, तो R1 के हेल्प से करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या है, 1, ठीक है। लेकिन कौन सी पोजीशन के पास है, 1 1, A11, ये पहला रो और पहला कॉलम के पास है।
ये 1 कहाँ है, पहला रो और पहला कॉलम के पास, तो 1 + 1, पहला रो पहला कॉलम दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट का नाम क्या है, 1, ये फॉर्मूला एक तरह से -1 के पावर n, और n की वैल्यू क्या होगी, पोजीशन का ऐड। यहां पर मान लीजिए कि ये जो -1 लिखा जा रहा है ना, ये -1 के पावर n एक फॉर्मूला है, और n क्या है, द ऐड ऑफ पोजीशन, मतलब रो और कॉलम को जोड़ दीजिए उसकी पोजीशन के अनुसार। तो यहां पर कौन सी पोजीशन है, A11, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 + 1, और इस एलिमेंट को फिर लिखिए इंटू 1, डिटर्मिनांट। जब आप R1 का हेल्प ले रहे हैं, जब आप R1 का हेल्प ले रहे हैं और ये कहां पर है, यहां पर है, तो इसको, ये पहला कॉलम और पहला रो में है, तो पहला कॉलम को छोड़ देंगे और पहला रो को छोड़ देंगे, तो क्या बचा, कौन सा डिटर्मिनेंट बचा, 6 7 8 10 11 12 14 15 16। जैसे कैसे 3 ऑर्डर में हम लोग 2 का हेल्प लेते थे, अब 4 है तो 3 में बदल रहे हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, प्लस -1 के पावर, अब पहला एलिमेंट हो गया 1, दूसरा एलिमेंट हो गया 2, तो 2 कौन सी पोजीशन पर है, दूसरा कॉलम पहला रो, तो दूसरा कॉलम पहला रो, तो पहला रो दूसरा कॉलम, और एलिमेंट का नाम क्या है, 2, डिटर्मिनेंट। अब ये कहां पर है, पहला रो, तो पहला रो बंद कर दीजिए, दूसरा कॉलम बंद कर दीजिए, तो क्या बचा, 5 7 8 9 11 12, 5 7 8 9 11 12 13 15 16। ओके, अब बोलिएगा कि 3 ऑर्डर का निकालना एक प्रॉब्लम है, तो अभी 3 ऑर्डर का बताया ना कैसे करना है, यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, फिर यहां से यहां जाना है, यहां से एक और जाना है, उसी तरह से एरो वाला के हिसाब से चलिएगा, या फाइंड आउट कर लीजिएगा साइड में, लेकिन ये आपका सिलेबस नहीं, कंपटीशन का है, तो आपको तो करना तो होगा। आगे चले हम लोग, फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड एलिमेंट हमारा है प्लस, सब में प्लस का साइन, किसी में माइनस का साइन नहीं देंगे, सब में प्लस का ही साइन देंगे, ठीक ना। तो प्लस -1 के पावर, -1 के पावर n, और n क्या है, पोजीशन का ऐड, तो यहां से 1 हो गया, 2 हो गया, किसके पास, 3 के पास, तो 3, हम लोग किसका हेल्प ले रहे हैं, R1 का हेल्प ले रहे हैं, किसका हेल्प ले रहे हैं, R1 का, अब हमेशा R1 का ही हेल्प लीजिए, तो R1 का हेल्प लीजिए, तो ये कहां पर है, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो प्लस तीसरा कॉलम, और नाम डाटा क्या है, 3 है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट बनेगा, पहला रो तीसरा कॉलम को बंद कर दीजिए, पहला रो तीसरा कॉलम को, तो 5 6 8 5 6 8 9 10 12 13 14 16। ओके, प्लस -1 के पावर, पहला रो फोर्थ कॉलम, ठीक है, डाटा क्या है, 4, डिटर्मिनेंट। अब देखिए, पहला रो और फोर्थ कॉलम को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, 5 6 7 9 10 11 13 14 15। एनी प्रॉब्लम। अब थर्ड ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है, आप सब इस डिटर्मिनेंट को रफ पेज में साइड में सॉल्व करेंगे और पुटअप कर देंगे, हो गया, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम। अब फिफ्थ ऑर्डर का हो तो फिफ्थ ऑर्डर में भी इसी तरह लेंगे, -1 के पावर, पोजीशन का ऐड, फिर पहला एलिमेंट R1 का, फिर उसको छोड़ देंगे, पहला रो और पहला कॉलम को छोड़ देंगे, जो बचेगा वो फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बच जाएगा। फिर सेकंड में -1 के पावर 1 + 2, फिर एलिमेंट लिखेंगे सेकंड वाला एलिमेंट, और उसके बाद पहला रो दूसरा कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी सारा लिख देंगे डिटर्मिनेंट में, फोर्थ ऑर्डर का, मतलब 5th है, 5th है तो उसको 4 में बदलेंगे, 6th है तो 5th में बदलेंगे, 7th है तो 6th में बदलेंगे, है ना, 8 है तो 7 में बदलेंगे, ठीक है। लेकिन आपका ज्यादातर फोर्थ ऑर्डर का आएगा, चाहे जेई में हो
चाहे कोई भी एग्जाम में हो 4 तक ही मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम। ये रेयर केस में आता है, बहुत मतलब 10% के मान के चलिए, 10% में ये इसकी बात होती है, ऐसे नहीं मतलब ना के बराबर होती है। 10% नहीं, मैं ज़्यादा बोल दिया, 2-4% में आती, मतलब बात कर सकते हैं इसको, 2-4%। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करके खुद कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ डाटा रख दीजिए। ओके, चलिए इरेज करूं, चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स की आगे बात कर लेते हैं, उसके बाद नॉन सिंगुलर की बात करेंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स a square matrix is a singular matrix, is a singular matrix, singular matrix if its determinant, if its determinant is zero, is जीरो। गौर कीजिए, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट अगर जीरो है, उस मैट्रिक्स से बनने वाला डिटर्मिनांट की वैल्यू अगर जीरो है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स से बनने वाला डिटर्मिनांट की वैल्यू अगर जीरो है, तो वह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनांट इज जीरो। मान लो दैट इज, मान लो कि यह हमारा एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का, ठीक है, मतलब ऑर्डर n का। इफ इसका डिटर्मिनांट अगर जीरो है, देन कैपिटल A इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम? नो। नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके कर लिए, चलिए आप पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। चले आगे, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। मैं इसी में ऐड करूंगा, आप लोग को खुद से लिखना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स if its determinant is not zero, if its determinant is not equal to zero, not equal to zero, जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो ना हो, वो क्या कहलाएगा? या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इफ इट्स डिटर्मिनांट इज नॉन जीरो, इफ इट्स डिटर्मिनांट इज नॉन जीरो, इफ इट्स डिटर्मिनांट इज नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब जिसका डिटर्मिनांट कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं हो, इसका मतलब ऐसे। तो यहां क्या लग जाएगा? देन कैपिटल A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, a square matrix is a non singular matrix if its determinant is नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो नहीं है तो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलें आगे, चलिए इस टॉपिक पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। नोट डाउन कर लिए? कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग चलेंगे, चलिए
आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स for what value of x the matrix capital A 1 plus x 7 3 minus x 8 is singular। यहां पर क्वेश्चन समझिएगा क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होगी जिसके चलते यह गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाए। मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या, डिटरमिनेंट विल बी जीरो। उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू पता करनी है, एक्स की वैल्यू क्या हो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके चलते यह मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। तो इसका मतलब फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, 1 प्लस एक्स 7 3 माइनस एक्स 8 इक्वल टू जीरो। तो 8 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 7 इंटू 3 माइनस एक्स, आप जानते होंगे सॉल्व करना टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो 8 प्लस 8x माइनस 21 प्लस 7x इक्वल टू जीरो। अब देखिए 8 और 7 15x माइनस 28 21 और प्लस 8 तो कितना हो जाएगा, यहां पर डाटा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा डाटा हो जाएगा 21 माइनस 8। ये माइनस है तो प्लस में, ये प्लस है तो उधर माइनस में। अब 15x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/15। मतलब x की वैल्यू अगर 13/15 होगी तो यह दिया गया मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नोट डाउन कीजिए इसको। समझ गए, सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट जीरो। चलिए आगे चलते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। नोट डाउन कर लीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो, वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, और इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ठीक है, अब आगे करते हैं कुछ क्वेश्चन और फटाफट, है ना। हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x if 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x, है ना, सॉरी
डिटर्मिनेंट, तो सॉल्व कर लेंगे फटाक से। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यह डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x² माइनस 24, तो क्या हो जाएगा माइनस 18 और प्लस 24 2x², तो क्या हो जाएगा डाटा हो जाएगा हमारा प्लस 6, तो 2x², 2 3 जा, तो क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू x², तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इक्वल टू प्लस माइनस √3। ओके, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोनों को सॉल्व कर दिए और बराबर था, बराबर का केस लेकर चले, उधर भी डिटरमिनेंट सॉल्व किए, इधर भी किए, दोनों को सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा, ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट तो आप निकाल ही लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फोर्थ ऑर्डर का भी आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है ना। चले आगे, चलिए चलिए अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन। 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 माइनस x² 3 माइनस 8, तो क्या हो जाएगा माइनस x² इक्वल टू -5 -3, तो माइनस x² इक्वल टू -8, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √8, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस 2√2, क्योंकि √8 की वैल्यू क्या होती है 2√2। बात समझ गए होंगे आप? ओके, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। आप कर लीजिएगा, ये हम जानते हैं, वैसे आप कर भी लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास में, एक नए टॉपिक को लेकर। तो आज का सेशन यहीं तक, आप इसी तरह पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।